ऑनलाइन क्लासेस एसएसटी क्लासेस में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए, जो कल हमने डिस्कस किया था मेहरगढ़, उसका एक पॉइंट और रह गया था और आई थिंक वीडियो नंबर 27 वो भी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था, करप्ट हुआ था, तो उसको भी मैं आज रीशूट कर रहा हूँ। फिर से कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए। तो मेहरगढ़ कालखंड 1B तक हमने कल डिस्कस किया था। आज हम मेहरगढ़ कालखंड 1 क्या कह सकते हैं उसको कि कालखंड 2 का डिस्कस करेंगे। यही मेहरगढ़ है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। न्योलिथिक साइट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मेहरगढ़ से बनते हैं। और मेहरगढ़ कहाँ है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ पड़ता है। तो कालखंड 2 को हम आज डिस्कस करेंगे, यानी जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़, इस मेहरगढ़ का आज हम कालखंड 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है? मेहरगढ़। और पढ़ना क्या है हमको? कालखंड 2, क्योंकि इसके पहले वाला हम अध्ययन कर चुके हैं। कालखंड 1B पढ़ा, कालखंड 1 पढ़ा, 1B पढ़ा। तो आज हम कालखंड 2 को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इस कालखंड 2 से मिली हैं मेहरगढ़ की। तो 1 बाय 1 करके हम इसकी स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात, इसका जो टाइम पीरियड ही जान लेते हैं। 6000 BC से लेकर के इसका जो कार्यकाल है वो 6000 BC से लेकर के और 4500 BC तक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही जो मेहरगढ़ है उसका कार्यकाल क्या है? 6000 BC से लेकर के 4500 BC तक है। यहाँ पर बस्तियों के आकार में विस्तार हो रहा है। इसका मतलब इसके पहले जो कालखंड 1 हमने डिस्कस किया, कालखंड 1B हमने डिस्कस किया, वहाँ पर जो सेटलमेंट था, वहाँ पर जो निवास था, वहाँ पर जो बस्तियाँ थीं, वो औसतन बहुत अल्प मात्रा में थीं। झुग्गी झोपड़ी टाइप की, थोड़ा यहाँ बना है, थोड़ा वहाँ बना है ना। तो इस तरीके से इस कालखंड में क्या होता है? बस्तियों के आकार में विस्तार होता है। बस्तियों के आकार में विस्तार, बस्तियों के आकार में विस्तार अपने आप में सबसे बड़ी बात है ये कि कालखंड 2 आते आते विस्तार होने लगा। जो सेटलमेंट था, जहाँ लोग निवास करते थे, उसका डेवलपमेंट होने लगा। यहाँ पर और क्या मिला है? भंडार गृह यानी अन्नागार कह सकते हैं। अन्नागार के साक्ष्य या भंडार गृह के साक्ष्य मिले हैं। छोटे 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 कमरों, जो छोटे छोटे कमरे हैं ना, छोटे कमरों, जो छोटे कमरे हैं, उन छोटे कमरों की 2 कतारों के बीच में, छोटे कमरों की 2 कतारों के बीच में, 2 कतारों के बीच में 2 कमरे हैं, उनके बीच छोटे छोटे कमरे हैं, उनके बीच जो कमरों की कतार है, उनके बीच गली में, कतारों के बीच गली में फर्श पर, गली में सॉरी, गली में फर्श पर जौ के दाने मिले हैं। फर्श पर जौ के दानों के साक्ष्य मिले हैं। जौ के दानों के साक्ष्य मिले हैं। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब कह सकते हैं कि अन्नागार, ये जो छोटे छोटे कमरे रहे होंगे, ये अन्नागार या कह सकते हैं भंडार गृह,
है ना, अन्नागार या भंडार गृह के साक्ष्य हैं। ये छोटे छोटे कमरे मिले हैं और वो कमरे कतार से हैं, लाइन से बने हैं, और उन कतारों के बीच में जो बरामदा है, जो गैलरी गई है, उस गैलरी में क्या है, अनाज के दाने यानी जौ के दाने गिरे पड़े हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर लोग अनाजों को एकत्रित करते थे और सुविधा अनुसार वहां से ले जाकर के उसका प्रयोग करते थे। बिटुमिन के सहारे जोड़कर बिटुमिन बिटुमिन के सहारे जोड़कर लकड़ी के बिटुमिन के सहारे लकड़ी के हत्थे बिटुमिन के सहारे लकड़ी के हत्थे जोड़कर लकड़ी के हत्थे जोड़कर यानी हंसिया में बेंट लगाने का, है ना, लकड़ी के हत्थे जोड़कर बनाए गए, जोड़कर बनाए गए हंसिया के साक्ष्य मिले हैं। हंसिया के साक्ष्य मिले हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ी चीज है ना, कि यहां से हंसिया के साक्ष्य मिले हैं। और क्या विशेषता मिली है यहां से, आरंभिक काल में, यानी जब शुरुआत का कालखंड है ये, आरंभिक काल में, आरंभिक काल में आरंभिक काल में अल्प मात्रा में, आरंभिक काल में अल्प मात्रा में मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। आरंभिक काल में अल्प मात्रा में मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं, वो भी हस्त निर्मित। आरंभिक काल में अल्प मात्रा में हस्त निर्मित मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। जो भी बर्तन मिला है, मिट्टी का बर्तन, वो किससे है, हस्त निर्मित है, मृदभांड के साक्ष्य। अभी देख लीजिए, चाक का आविष्कार कालखंड 2 तक नहीं हुआ है। कालखंड 1 में तो मृदभांड मिले ही नहीं, खंड 1B से भी नहीं मिला, लेकिन कालखंड 2 से हाथ से बने मृदभांड के साक्ष्य मिलना शुरू हो गए हैं। एक कब्र से संकुचित समाधान के साक्ष्य मिले हैं। एक कब्र से संकुचित समाधान के साक्ष्य, संकुचित समाधान के साक्ष्य मिले हैं। एक कब्र से संकुचित समाधान के साक्ष्य, समाधान के साक्ष्य मिले हैं। एक कब्र ऐसी मिली है जिसमें समाधान को, जो शव दफनाया गया, उसको संकुचित करके कह सकते हैं समेट करके रखा गया है, उसको कहते हैं संकुचित समाधान के साथ।
शवों के शरीर पर गेरू का लेप है। एक इम्पॉर्टेंस अभी पिछली बार हमने देखा था कालखंड 2 में, कालखंड 1B में, कि जो हड्डी है, कब्र में जो हड्डियां मिली हैं उस पे गेरू का लेप है। लेकिन यहां से क्या है, शवों के शरीर पर गेरू का लेपन मिला है। शवों के शरीर पर गेरू का लेप है। शवों के शरीर पर शरीर पर शवों के शरीर पर गेरू का लेप है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो शव मिले हैं उन शवों पर गेरू का लेपन किया गया है तथा कोई समाधि सामग्री नहीं मिली है। कोई समाधि सामग्री नहीं मिली है। यानी शव तो मिला है जिसपे क्या है, गेरू का लेप है, लेकिन उस कब्र में कोई भी समाधि सामग्री नहीं मिली है। क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कालखंड 1B में कि किस तरीके से जो शव है, शव की जो कब्र है, उस कब्र में होल कर देते थे, छिद्र कर देते थे, और उस छिद्र के सहारे उसमें शव के लिए, यानी जो उसमें कब्रस्तान में जिसको रखा गया है शव को, उसके जीवन उपयोगी चीज़ें उसमें डाल देते थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि पितरपक्ष वाली व्यवस्था वहाँ पर भी थी। पितृपक्ष को लोग मानते थे उस काल में भी। ऐसा कंसेप्ट कहा जा सकता है। जो फैक्चुअल चीज़ें मिली हैं उससे हम कंसेप्ट को जोड़ें तो ऐसा मान सकते हैं कि उस काल के लोग भी पितृपक्ष जैसी घटनाओं को मानते थे। यहाँ देखिए, आरंभिक काल में ये एक कब्र में शवों के शरीर पर गेरू का लेप है। यानी मैंने कल डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में जब कोई किसी व्यक्ति का देह अवसान हो जाता है तो उस डेड बॉडी पर क्या करते हैं, काले तिल का लेपन करते हैं, फिर नहलाते हैं। तो वो कर्म कांड है। तो इसी तरीके से शरीर पर गेरू का भी लेपन किया जाता है। एक चीज और, गेरू जो होता है वो एंटीबायोटिक होता है, तो शव को लंबे समय तक वो सुरक्षित भी रख सकता था, इसलिए भी इसका लेपन होता था। और इसलिए भी होता था कि शरीर जब डिस्ट्रॉय हो तो उससे निकलने वाली जो बैक्टीरिया हैं उसको भी गेरू क्या करे, उसको थोड़ा सा उसके स्प्रेड को, उसके फैलने की प्रोसेस को कम करे, क्योंकि गेरू क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। और मुझे ऐसे पता चला कि एक बार मैं छोटा सा था तो पूरे शरीर पे लाल चकत्ते चकत्ते दाने निकल आए। तो किसी ने एडवाइस किया कि गेरू को और कड़ू के तेल में गेरू के पाउडर को आप लेपन बनाकर के पूरे शरीर में लगा दीजिए, तो उससे जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाएगा। और एक्चुअल में वो हो भी गया भाई, देसी औषधि है गेरू। तो वो जिसको हम जुरपुत्ती कहते हैं अपने गांव की बोलचाल की भाषा में, तो उससे क्या हो गया, उस गेरू और कड़ू के तेल के लेपन से मेरा वो जो स्पॉट पड़ा था, रेड रेड खुजला रहा था बहुत, वो धीरे धीरे 2-3 घंटे के अंदर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो इस तरीके से लोग एंटीबायोटिक के रूप में शवों पर गेरू का लेप करते थे, जिससे कि क्या हो, शव से निकलने वाली जो बैक्टीरिया हैं वो कंट्रोल में रहे। ये बात हो गई। और क्या मिला है, हाथी दांत, गेरू के टुकड़े। अब गेरू का प्रयोग हो रहा तो गेरू का टुकड़े मिलेगा ही भाई। और क्या मिला है, यहां से हाथी दांत मिला है। हाथी दांत, गेरू के टुकड़े, गेरू के टुकड़े, सिलबट्टा, सिल लोढ़ा जिसको आप बोलते हो, सिलबट्टा के साक्ष, सिलबट्टे का साक्ष्य मिला है। गेरू के टुकड़े, सिलबट्टा, सिलबट्टा, अच्छा सिलबट्टा है, सिलबट्टा और
सिलबट्टा और कच्ची मिट्टी से बना, सिलबट्टा और कच्ची मिट्टी से बना पुरुष धड़ प्रतिमा का साक्ष्य मिला है। कच्ची मिट्टी से बना पुरुष धड़, पुरुष धड़ का साक्ष्य मिला है। अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। क्या क्या चीजें यहां से हैं, इस मेहरगढ़ से क्या क्या चीजें मिली हैं यहां देख लीजिए। इस मेहरगढ़ से क्या मिला है, पहली बात कालखंड 2 को हम डिस्कस कर रहे हैं। 6000 बीसी से 4500 बीसी का इसका टाइम पीरियड है। बस्तियों के आकार में विस्तार होने लगा। पहले बस्तियां संकुचित होती थी, छोटी होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे बस्तियों के आकार में वृद्धि होने लगी। ये क्या दिखाता है, ये डेवलपमेंट दिखाता है। छोटे कमरों की 2 कतारों के बीच गली में फर्श पर जौ के दानों के साक्ष्य मिले हैं। यानी छोटे छोटे कमरे अन्नागार के रूप में प्रयोग किए जाते रहे होंगे, और जब अनाजों को वहां से निकाला गया होगा तो कुछ दाने उस फर्श पर गिर गए होंगे। इसका मतलब यही है, यानी छोटे कमरों का प्रयोग अन्नागार या भंडार गृह के रूप में प्रयोग किया जाता था, ऐसा माना जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया ये जो मेहरगढ़ के लोग हैं ना, वो अन्नागार का भी प्रयोग करते थे, भंडार गृह का भी प्रयोग करते थे। बिटमिन के सहारे लकड़ी के हत्थे जोड़कर बनाए गए हंसिया के साक्ष्य मिले हैं। अब अगर अन्नागार मिला है तो और पता चला कि जौ भी मिली है, जौ की फसल, गेहूं की फसल, तो भैया फसल को काटने के लिए हंसिया का प्रयोग करते हैं ना। जितने भी लोग गांव देहात से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा कि हंसिया क्या होती है। अब तो दरांती वाली हंसिया आ गई है, दांत अलग अलग बने होते हैं, आरी टाइप के। आरंभिक काल में अल्प मात्रा में, देखिए अभी इन लोगों को मृद भांड बनाने का साक्ष्य नहीं पता है। कालखंड 1 और कालखंड 2 तक लोग मृद भांड के विषय में जानकारी नहीं रखते थे। अल्प मात्रा में हस्त निर्मित मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। वो भी क्या है, हस्त निर्मित है, हाथे से बनावा जाता है भाई। अब भाई चाक वाला सिस्टम नहीं आवा है। एक कब्र से संकुच समाधान के साक्ष्य 2 बार हमने समाधान लिख दिया है, तो एक बार समाधान को हम इरेज कर देते हैं। यानी एक कब्र से संकुचित समाधान के साक्ष्य मिले हैं। संकुचित समाधान के साक्ष्य, शव को समेट करके रख दिया गया है ना। अगला है, शवों के शरीर पर गेरू का लेप होता है। कोई समाधि सामग्री अभी तक नहीं मिली है यहाँ से। हाथी दांत, गेरू के टुकड़े, सिलबट्टा यानी सिल लोढ़ा, चटनी पीसक का मौत हुई, मसाला पीसने के काम, कच्ची मिट्टी से बना पुरुष धड़ का साक्ष्य कहाँ से मिला है, मेहरगढ़ कालखंड 2 से मिला है, जिसका टाइम पीरियड 6000 बीसी से 4500 बीसी के आसपास है। अगला है कालखंड 3। आइए कालखंड 3 को डिस्कस करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी सारा देख लेते हैं। कालखंड 3 की क्या क्वालिटी है उसको भी देखते हैं। डस्टर से साफ करने के बाद टिश्यू पेपर अवश्य यूज करना पड़ता है, अन्यथा की स्थिति में व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा डल दिखाई पड़ता है, गंदा। तो कालखंड 3 देखते हैं। 2 हमने डिस्कस कर लिया, कालखंड 3 के विषय में कुछ हल्की फुल्की जानकारी। हल्की फुल्की क्या, सारा नहीं पढ़ना है, बस जो आवश्यक है हमें वही स्टडी करना है। लगभग 5000 बीसी के बाद, यानी वो क्या है, 5000 बीसी के उत्तरार्ध का काल है। इसका जो समय है, समय
5000 BC के उत्तरार्ध, यानी 5000 BC के उत्तरार्ध का समय है, ये उत्तरार्ध का समय है। अब यहां से क्या क्या चीजें खास मिली हैं ये हमको देखना है। अब यहां से चित्रांकित चाक निर्मित मृदभांड के साक्ष्य मिलने लगे, यानी मृदभांड तो बनाया लेकिन उस पर चित्र बना दिए गए, चित्रांकित, यानी चित्रांकित चित्रांकित चाक निर्मित, चाक निर्मित मृदभांड के साक्ष्य, यानी के साक्ष्य ऐसे मिट्टी के बर्तन जिस पर चित्रांकन किया गया है, ऐसा मिलना शुरू हो गया कालखंड 3 से। और चाक से बने 3 भट्टियों के साक्ष्य मिले हैं, जहां पर तांबे के धातु कर्म के साक्ष्य मिले, 3 भट्टियों के साक्ष्य मिले हैं, के साक्ष्य, जहां से क्या था, तांबे के धातु कर्म के साक्ष्य मिलते हैं, तांबे के धातु कर्म, यानी तांबे की धातु को साफ किया जाता था, उसको गला करके बनाया जाता था, तांबे के धातु कर्म के साक्ष्य। अपने आप में अनूठी चीज है, 3 भट्टियों के साक्ष्य मिले हैं, उन भट्टियों से क्या मिला है, तांबे के धातु कर्म के साक्ष्य मिले हैं, यानी उन भट्टियों में तांबे को गलाया जाता था। सेल खड़ी का महीन मनका तथा पाजेब मिला है, पाजेब तो इसके पहले भी मिल चुका है, तो सेल खड़ी का महीन मनका, पतला सा छोटा सा महीन मनका तथा पाजेब का साक्ष्य मिला है। पाजेब का साक्ष्य है ना, पाजेब माने पायल, पायल से थोड़ा बड़ा, जिसमें बहुत सारे घुंघरू लगे हों, और जब कोई महिला पहन के चले तो दूर से पता चल जाए कि कोई महिला आ रही है ना, मधुर ध्वनि घुंघरुओं की, छम छम वाली आवाज। हाँ, पकी मिट्टी के कुबड़दार बैल की मृण मूर्ति मिली है, यानी एक कुबड़दार बैल मिला है, पकी मिट्टी से, पकी मिट्टी के कुबड़दार बैल की मूर्ति, पकी मिट्टी कुबड़दार बैल का साक्ष्य मिला है ना। बड़े डिल्ले वाला बैल, जैसे अगर बैल है तो ये बैल का, अगर ये मान के चलो ये बैल है ना, तो यहाँ पर इसका जो ये वाला पोर्शन है यही डिल्ला होता है ना, जिसको हम कुबड़ बोलते हैं। तो बड़े पकी मिट्टी के कुबड़दार बैल का साक्ष्य मिला है, यानी एक कुबड़दार बैल मिला है जिसकी मूर्ति मिली है, वो किसकी है, पकी मिट्टी के कुबड़दार बैल की मृण मूर्ति मिली है भाई, पकी मिट्टी के कुबड़दार बैल की मृण मूर्ति मिली है, इसको लिखना है, क्या मिला है, मृण मूर्ति मिली है, कुबड़दार बैल की मिट्टी की मूर्ति,
मृण मूर्ति मिली है। विशाल कब्रिस्तान से लगभग 99 लोगों को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। एक विशाल कब्रिस्तान मिला है, विशाल कब्रिस्तान से 99, 100 ना पूर कह पाए, 99 के चक्कर में रह गए, है ना। 99 लोगों के कब्र मिले हैं। विशाल कब्रिस्तान से 99 लोगों के कब्र मिले हैं। अपने आप में यूनिक चीज है। देखिए, इसके पहले 220 वर्ग मीटर में फैला कब्रिस्तान मिला था, कालखंड 2 से, कालखंड 1B से शायद, और उसमें लगभग 150 लोगों को दफन किया गया था। इसका मतलब ये हो गया कि लोग सामूहिक सामूहिक क्या कह सकते हैं, समाधान, सामूहिक समाधान है। यानी एक कब्रिस्तान में 99 लोगों को दफनाया गया। इसका मतलब क्या हुआ, सामूहिक समाधान के साक्ष्य हैं ये। कुछ कंकालों के सिर के नीचे ईंट रखे जाने के साक्ष्य मिले हैं। कहीं तकिया लगाए दो यार, मूड बहुत नीच है ना। कुछ कंकालों के सिर के नीचे ईंट रखे जाने के साक्ष्य मिले हैं। रखे जाने के साक्ष्य, अरे कब्रिस्तान में लेकर गए होंगे दफन करने के लिए, तो सर लटक गया होगा, तो कहीं नहीं कि एक काम करो भैया, ईंटा उठा लाओ तो इनके मुड़े नीचे धई दो, तकिया का काम करे। कुछ इस तरीके से कुछ कंकालों के सिर के नीचे ईंट रखे जाने के साक्ष्य मिले हैं। एक सामूहिक कब्र, एक सामूहिक कब्र मिली है। एक सामूहिक कब्र मिली है, जिसमें से 2 से चाक निर्मित वृद्धभांड मिले हैं। कब्र मिली है जिसमें से चाक निर्मित मृदभांड मिले हैं। अब इसका क्या मतलब है भाई, इसका भी अपना महत्व है। हमारे यहाँ क्या होता है, हिंदू धर्म में क्या होता है, जिस दिन लाश जलाई जाती है उसके बाद वाली रात में, आई थिंक ऐसा ही कुछ है, तो सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग में जब लोग उठे नहीं होते हैं 4-5 बजे के आसपास, तो कुछ मिट्टी के बर्तन ले जाकर के शमशान घाट पर रख के आते हैं। यह घटना कब आयोजित की जाती है, और यह ऐसा सुन लीजिए, इसको छोड़ दीजिए, जब हम शव का अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो मिट्टी के घड़े से स्नान करते हैं। करना तो मिट्टी के घड़े से स्नान चाहिए। अब चूंकि अयोध्या चले गए तो मडकरिया घाट बनारस चले गए, वहां पर हो सकता हो ना मिलता हो, लेकिन जब हम संस्कार, अंतिम संस्कार या अंत्येष्टि अपने घर पर करते हैं, अपने यहाँ शव क्या कह सकते हैं उसको, शमशान घाट पे करते हैं, तो ऐसी परंपरा का निर्वहन किया जाता है। वहां पर मिट्टी के बने बर्तन से स्नान करते हैं, और उसके बाद अगली रात सुबह, मतलब जिस दिन रात जली उस दिन नहीं, उसके बाद वाले दिन, अगले दिन, जिस दिन माड़ वाली व्यवस्था होती है ना, दही, सॉरी दूध और चावल और लिट्टी भौरी की व्यवस्था होती है, उस दिन सुबह 4 बजे क्या करते हैं, मिट्टी के बर्तन को ले जाकर कब्रिस्तान में
या शमशान घाट पर उस स्थान पर रख देते हैं जहाँ पर हमने शव का अंतिम संस्कार किया था। तो ये वही मिल चीज़ें हैं। एक सामूहिक कब्र मिली है जिसमें से चाक निर्मित मृत भांड मिले हैं। कहने का मतलब वही है। परंपरा देख लीजिए, आज भी परंपरा भारतीय धर्मों में इसको लोग निभाते चले आ रहे हैं। जिस भी ये सबको नहीं पता होगा, यह वह व्यक्ति जान पाएगा जिसने अंतिम संस्कार में मुखाग्नि दी होगी। जैसे मैंने खुद अपने पिताजी को मुखाग्नि दी है, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। तो ऐसा बताया गया कि आप ले जाइए, उसको वहाँ रख के आइए, सुबह अर्ली मॉर्निंग एकदम 4 बजे कुछ मिट्टी के पात्र में कुछ चावल और उड़द डाल करके ले जाया जाता है वहाँ पर। यानी वही जो खाना माड़ वाला बनता है, उस खाने को उस पात्र में रख देते हैं और उस पात्र को ले जाकर कब्रिस्तान में रखाते हैं या शमशान घाट पे रखाते हैं। तो देख लीजिए कि इस तरीके से चाक निर्मित मृत भांड मिल रहे हैं। इसका मतलब कहीं न कहीं लोग उस मिट्टी के बर्तन के माध्यम से अपने उस जिस शव का उन्होंने अंतिम संस्कार किया है, उसके जीवन उपयोगी वस्तुएं उसमें रखी गई होंगी, ऐसा माना जा सकता है। यानी कंसेप्ट से, फैक्ट से कंसेप्ट की तरफ चलिए। वर्तमान समय में भी ऐसी व्यवस्था है, वर्तमान समय में भी इस प्रकार की व्यवस्था है। आगे लिखिए भाई। एक कब्र में कंकाल के सिर के पास से एक कब्र मिली है। एक कब्र में कंकाल के सिर के पास, सिर के पास से तांबे या कांसे का साक्ष्य मिला है, टुकड़ा मिला है ना। एक कब्र में कंकाल के सिर के पास से तांबे या कांसे का टुकड़ा मिला है। टुकड़ा मिला है। ये सारी घटना कहाँ है? ये सारी घटना इस मेहरगढ़ के विषय में हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सारी घटना इस मेहरगढ़ की है, जो बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है, कच्छी के मैदान में पड़ता है, जिसे बलूचिस्तान के अन्न का भंडार, जिसे बलूचिस्तान के रोटी की टोकरी कहा जाता है। क्योंकि भैया यहाँ गेहूं बहुत पैदा होता था, जौ के साथ गेहूं भी पैदा होता था। कितनी चीजें हो गई, एक बार फिर से देख लेते हैं, कंसाइज कर लेते हैं इसको पूरा। कालखंड समय 5000 बीसी के बाद का समय है, यानी कालखंड 2 के बाद का समय कालखंड 3। कालखंड 2 में क्या है? हस्त निर्मित वृद्ध भांड के साक्ष्य मिलना शुरू हो गए थे। यहां पर क्या है? चित्रांकित चाक निर्मित वृद्ध भांड के साक्ष्य। अभी आगे पढ़ेंगे तो पीपल के पत्तों के निशान मिलने लगे, जो कि मैं वीडियो नंबर 28 पढ़ा चुका हूं, उसमें इसको मैंने बताया है। अब इसको मैंने दोबारा रीलोड कर रहा हूं, कारण क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, आवाज़ इसकी क्लियर नहीं आ रही थी। 3 भट्टियों के साक्ष्य मिले हैं, जहां से तांबे के धातु कर्म के साक्ष्य मिलते हैं। सेल खड़ी का महीन मनका तथा पाजेब का साक्ष्य मिला। पायल, पायल की झनकार रस्ते रस्ते। पकी मिट्टी के कुबड़दार बैल की मृण मूर्ति मिली है, यानी ये कुबड़दार बैल है जो पकी मिट्टी से बना करके उसको पका दिया गया है, उसकी मूर्ति मिली है। विशाल कब्रिस्तान से 99 लोगों के कब्र मिले हैं। कुछ कंकालों के सिर के नीचे ईंट रखे जाने के साक्ष्य। कहीं तकिया लगा दो भाई, मुड़ गिरेगा तो कहीं तकिया लगा दो, दूठो ईंटा उठा लो भैया, तकिया लगा दो नीचे ईंटा के। एक सामूहिक कब्र मिली है जिसमें से चाक निर्मित मृद भांड मिले, मैंने बताया ना वही चीज। एक कब्र में कंकाल के सिर के पास से तांबे या कांसे का टुकड़ा मिला है। अब यहां तक जब मिट्टी के बर्तन पकाए जाने लगे, तो इस मिट्टी के बर्तन को जब पकाकर बनाया जाता है तो इसे सिरेमिक परंपरा कहते हैं। उसको थोड़ा सा हम नोट्स के माध्यम से जान लें। तो इसको आप राइट डाउन कर लिए होंगे, आई थिंक मैं इसको इरेज कर देता हूं। कालखंड 3 के सिस्टम यहां से खत्म।
कालखंड 3 फिनिश। अब थोड़ा और आगे देखते हैं। कालखंड 3 में क्या है भाई, नोट्स देख लेते हैं। अब एक कुछ नोट्स आप नोट कर लीजिए। नोट्स लिख लीजिए आप। नोट, या महत्वपूर्ण बिंदु, ऐसा भी कुछ लिख सकते हैं आप। नोट लिख लीजिए या महत्वपूर्ण बिंदु। अब महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, यहाँ पर सिरेमिक परंपरा के साक्ष्य मिलने शुरू हो गए। क्या है पहला, क्या है, सिरेमिक परंपरा के साक्ष्य। सिरेमिक परंपरा के साक्ष्य यानी पकाकर बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तन। सिरेमिक परंपरा के साक्ष्य क्या है, यानी जो मिट्टी के बर्तन है वो पकाकर बनाए जाने, पका कर बनाए जाने वाले पकाकर बनाए जाने वाले मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य। मिट्टी के बर्तन के साक्ष्य। इतनी चीजें यहां से मिली हैं। मतलब कि ये मेहरगढ़ की परंपरा थी। इसको नोट में आप नोट कर लीजिए। एक नोट्स और भी लीजिए, नोट नंबर 2। मिट्टी के बर्तन चाक पर ना बनाकर जोड़कर बनाए जाते थे, बिटुमिन से जोड़कर। चाक निर्मित तो है ही है, लेकिन कुछ चीजें और भी हैं। कुछ स्थानों पर मिट्टी के बर्तन टुकड़ों के माध्यम से, टुकड़ों को जोड़कर मिट्टी के बर्तन छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते थे। टुकड़ों को जोड़कर बनाए जाते थे। इसे क्या कहा जाता था, सीक्वेंशियल कंस्ट्रक्शन के नाम से जाने जाते थे। टुकड़ों को बिटुमिन से जोड़कर, थोड़ा यहां बढ़ा लीजिए, टुकड़ों को बिटुमिन से जोड़कर, टुकड़ों को बिटुमिन से जोड़कर बनाया जाता था, बनाए जाते थे। यानी जो टुकड़े हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, वो कई टुकड़ों को जोड़कर मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, और उसको कहते थे, बिटुमिन से जोड़ते थे हम, उन्हीं टुकड़ों को जोड़ करके मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था। इस विधि को सीक्वेंशियल स्लैब कंस्ट्रक्शन कहते थे, बनाए जाते थे। यह विधि सीक्वेंशियल, यह विधि सीक्वेंशियल, यह विधि सीक्वेंशियल स्लैब कंस्ट्रक्शन कहलाती थी। सीक्वेंशियल स्लैब
कंस्ट्रक्शन कहलाती थी, है ना। यानी जो मिट्टी के बर्तन टुकड़ों में जोड़कर बिटुमिन के माध्यम से बनाए जाते थे, उसको सीक्वेंशियल स्लैब कंस्ट्रक्शन कहा जाता था। तो ये चीजें हमने देखी। अब एक टॉपिक और बचा है एग्रीकल्चर, उसको भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर को भी हम देख ही लेते हैं यहाँ पर। यानी श्रमिक परंपरा के साक्ष्य मेहरगढ़ से मिले हैं। उसके बाद सीक्वेंशियल स्लैब कंस्ट्रक्शन की परंपरा के भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो मेहरगढ़ से मिले हैं। आइए कृषि देख लेते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। कृषि मेन चीज तो अब आया भाई, एग्रीकल्चर, बिना खेती के कुछ होगा नहीं, ना अनाज ना। इसका मतलब इस काल के लोगों को एग्रीकल्चर की जानकारी थी। आइए एग्रीकल्चर देख लेते हैं। कृषि यानी जो मेहरगढ़ के लोग थे, ऑब्वियसली उनको कृषि की जानकारी थी। मेहरगढ़ के लोगों को कृषि की जानकारी थी। अब यहां से मिला क्या है, ये देखने वाली बात है। यानी कालखंड 1 और 3, कालखंड 1 और 3 से, कालखंड 1 और 3 से पौधों के हजारों नमूने प्राप्त हुए हैं। पौधों के हजारों नमूने प्राप्त हुए हैं, है ना, प्राप्त हुए हैं। यानी जो कालखंड 1 से 3 तक हमने स्टडी की है, वहां पर क्या मिला है, हजारों नमूने प्राप्त हुए हैं। किसके, पौधों के। सबसे महत्वपूर्ण फसल जौ थी। सबसे महत्वपूर्ण फसल जौ थी। सबसे महत्वपूर्ण फसल जौ थी। कालखंड 1 से गेहूं के भी साक्ष्य मिले हैं। कालखंड 1 से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, है ना। इसीलिए इसीलिए मेहरगढ़ को बलूचिस्तान की अन्न का भंडार कहते हैं, या रोटी की टोकरी कहते हैं। क्यों, क्योंकि गेहूं के साक्ष्य कालखंड 1 से मिलना शुरू हो गए हैं। और क्या है, और गेहूं की 2 प्रजातियां, गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। साक्ष्य 2 प्रजातियां, गेहूं की 2 प्रजातियां मिली हैं। गेहूं की 2 प्रजातियां, गेहूं की 2 प्रजातियां मिली हैं, एमआर गेहूं और एनकार्न गेहूं। अब वो 2 प्रजातियां कौन सी हैं देख लेते हैं। पहली तो है एनकार्न गेहूं, एन कार्न गेहूं, और दूसरी है एमआर गेहूं, एमआर।
ये गेहूं की दो प्रजातियां यहां से मिली हैं, एनकार्न गेहूं और एमआर गेहूं। कहां से? मेहरगढ़ से। कहां से मिली है? मेहरगढ़ से। कालखंड 1 और 2 से बेर और खजूर की गुठली मिली है। कालखंड 1 और 2 से कालखंड 1 और 2 से कालखंड 1 और 2 से क्या मिला है? बेर एवं खजूर की गुठली मिली है ना बात? यानी जो कालखंड 1 और 2 है, वहां से बैर और खजूर के बिया मिला है भैया, ऐसा समझो, बिया यानी बीज मिला है। कालखंड 2 से कपास के साक्ष्य मिले हैं। कालखंड 2 से कपास के साक्ष्य मिले हैं। यानी जो कालखंड 2 है, वहां से कपास के साक्ष्य मिले हैं। नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल में सिंचाई के साधन उपलब्ध थे, ऐसा देखा गया है। नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के लोग पानी के तटबंधों के सहारे पाषाण काल के लोग पानी को तटबंधों के सहारे खेतों तक ले जाते, नहीं बरहा बना के रहे। नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण के लोग पानी को तटबंध के सहारे तटबंधों के सहारे खेतों तक ले जाते थे। खेतों तक ले जाते थे। अपने आप में बड़ी बात, बरहा बनाए कहन लोग पानी से खेत का सिंचत रहे, ये बड़ी चीज है ना? नोट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है नोट। महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? देख लीजिए महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। एक कब्र मिली है जिसमें से तांबे के मनके के भीतर जो छेद है उसमें कपास का साक्ष्य मिला है ना? यानी एक कब्र में तांबे के मनके, क्या है पहला नोट? एक कब्र में, रहने दीजिए, इससे ना लिखें। थोड़ा सा बदल दो भाई, नोट इससे लिख दो और इससे लिख दो। क्या है? एक कब्र में तांबे के मनके, पहला नोट क्या है? एक कब्र से एक कब्र से तांबे का मनका मिला है। एक कब्र से मिले तांबे के
मनके में, एक कब्र में मिले तांबे के मनके के छिद्र में, या ऐसा कह सकते हैं एक कब्र में मिले तांबे के मनके, तांबे के मनके के छिद्र में क्या मिला है? कपास के रेशे का साक्ष्य। तांबे के छिद्र में कपास के रेशे का साक्ष्य मिला है। साक्ष्य मिला है। अपने आप में यूनिक चीज है कि यहाँ के लोगों को रेशे की कपास की जानकारी थी और दुनिया में कपास का पहला साक्ष्य है ये। यानी कह सकते हैं कि दुनिया में कपास का पहला साक्ष्य है। दूसरा नोट क्या है इंपॉर्टेंट चीज, दुनिया में कपास का पहला साक्ष्य। इस तरीके से मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। एक बार देख लेते हैं। कालखंड 1 से 3 से पौधों के हजारों नमूने प्राप्त हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण फसल जौ थी, 6 धारी जौ। क्या नाम था उसका? 6 धारी जौ। क्या नाम था? 6 धारी जौ। सबसे महत्वपूर्ण फसल यही थी, 6 धारी जौ। उसके बाद कालखंड 1 से गेहूं का साक्ष्य मिलना शुरू हो गया था। गेहूं की 2 प्रजातियां थी, एनकार्म गेहूं और एम्मार गेहूं। कालखंड 1 और 2 से बेर एवं खजूर की गुठली मिली है। खजूर और बैर कहाँ पैदा होता है भैया? मोस्टली रेगिस्तान इलाके में पैदा होता है। कालखंड 2 से कपास के साक्ष्य मिले हैं। उसका आप देख लो यहाँ पर। नवपाषाण काल तथा ताम्रपाषाण काल के लोग पानी को तटबंधों के सहारे खेतों तक ले जाते थे, बराहा बना के ले जाते थे पानी। एक अब काल यहाँ कपास का साक्ष्य मिला है। ये कैसे जान पाते हैं? एक कब्र से मिले तांबे के मनके के छिद्र में कपास के रेशे का साक्ष्य मिला है ना। कोई धागा सूत का बना करके उसमें मन का पहना दिया गया होगा, गले में पहने हैं वो, तो वही कपास के रेशे का साक्ष्य मिला है। दुनिया में कपास का ये पहला साक्ष्य है। तो इस तरीके से वीडियो नंबर 26 जो मैंने कल अपलोड किया पुनः, और ये वीडियो नंबर 27 जो मैं आज अपलोड कर रहा हूँ, 28 वाला मैंने कल कर दिया है, ये 27 वाला है। मतलब इसके पहले मैं कर चुका हूँ 28। ये तो बीच में करप्ट हो गया था वीडियो, तो मैंने दोबारा इसको रीशूट किया है। तो ये मेहरगढ़ आज खत्म हो गया है और कल हम पढ़ेंगे, यानी कि क्वेटा घाटी, पाकिस्तान का जो पश्चिमोत्तर प्रांत है, क्वेटा घाटी है ना, इसका अध्ययन करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से नवपाषाण कालिक स्तर मिले। दम्ब सादात है, किले गुल मोहम्मद है ना, इस तरीके से डाबरकोट है, राणा घुंडई है। इन सब चीज़ों का डिस्कशन हम कल की क्लास में करेंगे। उसके बाद तब जाकर के न्योलिथिक साइट या न्योलिथिक एज फिनिश होगा और उसके बाद हम फिर भारत के विषय में, भारत का वर्णन कहाँ मिला है, भारत की पहली परिभाषा कहाँ मिली है, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता पर पहुंच जाएंगे। तो इस आशा और विश्वास के साथ कि आप मेरे चैनल को प्रमोट अवश्य करेंगे, इस वीडियो को लोगों तक, ऐसे लोगों तक प्रमोट करेंगे, पहुंचाएंगे जो वाकई अध्ययनरत छात्र हों, कंपटीशन वाले छात्र हों। ऐसे लोगों के साथ वीडियो नहीं शेयर करना है जो अध्ययन से और अध्यापन से जिसका कोई दूर दूर तक का नाता ना हो। तो आप लोगों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।